हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू AEC प्लस। हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स की और इकोनॉमिक्स में मैं आपको ये बता रहा था कि अलग अलग टॉपिक में किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि जब सारे टॉपिक हो जाएंगे तो हम उस टॉपिक से रिलेटेड हर टॉपिक से रिलेटेड क्या करेंगे, MCQ की ओर डिस्कस करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जो है वो आज मैं आपके साथ में लेकर आया हूँ और हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, राइट। तो अलग अलग टॉपिक वाइज MCQ आप यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक की हम बात करते हैं। यहाँ पर जैसे आपने सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा, जैसे आपने टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज पढ़ी, आपने इकोनॉमिक्स के डिवीजन पढ़े, आपने अलग अलग इकोनॉमिस्ट के बारे में देखा, उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आने की संभावना है या जो कई बार एग्जाम में आए हैं, आज मैं उन क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आया हूँ। तो यहाँ पर पहला जो टॉपिक है हमारा वो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स है, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है वो ये रहा। जैसे पहले हम बात करें तो यहाँ बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी इंगेज्ड इन द, अर्थशास्त्र समाज में लगे व्यक्तियों और संगठनों का अध्ययन करता है। अब इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और वहां पर आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैंने आपको क्या बोला है कि जो इकोनॉमिक्स है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो करता क्या है। इकोनॉमिक्स है जो सब्जेक्ट है वो स्टडी करता है किसकी, तो मैंने आपको बोला था इकोनॉमिक एक्टिविटी की, राइट। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, तो मैंने बोला पैसे से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। तो आपको इस सब्जेक्ट में क्या याद रखना है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन आते हैं। अब ऑप्शन को देखिए। जैसे पहला बोल रहा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिल्कुल सही है, प्रोडक्शन की तो चर्चा करता ही है। दूसरा बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी सही है। तीसरा बोल रहा है कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी हो गई ना, तो तीन स्टार्टिंग के ऑप्शन में ये तीनों पॉइंट जो है वो कवर हो गए। चौथा पॉइंट बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव और पांचवा बोल रहा है नन ऑफ अबव। तो आपको इतना तो समझ में आ गया है कि सर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, इन तीनों की स्टडी जो है वो कहाँ की जाएगी, इकोनॉमिक्स में। तो इसके आधार पर इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, जो ऑल ऑफ द अबव को बताता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सेकंड क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं तो यहां पर बोल रहा है कि अर्थशास्त्र को सबसे सटीक रूप से किसके अध्ययन के रूप में वर्णित किया जाता है। इकोनॉमीज इज मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड एज अ स्टडी ऑफ। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सबसे सटीक रूप किसका होगा, तो या तो पैसे का होगा। तो हमको ये तो पता है कि पैसे से रिलेटेड चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन और भी ऑप्शन देख लीजिए, शायद कुछ बेहतर ऑप्शन निकल कर सामने आ जाए। हम कभी कभी ये करते हैं कि पहला ऑप्शन जैसे ही हमने देखा हमको लगा कि यार इकोनॉमिक्स तो क्या है, पैसे की बात करता है, तो यही सही आंसर होगा। तो ये भी सही आंसर हो सकता है, लेकिन कभी कभी इससे बेहतर ऑप्शन भी क्वेश्चन में रहता है। तो उसके आधार पर यह जरूरी हो जाता है कि आप चारों ऑप्शन को पहले देखें, पांचों ऑप्शन को पहले देखें। तो इसमें पहला ऑप्शन बोल रहा है मनी, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है हाउ टू मेक चॉइसेस गिवन लिमिटेड रिसोर्सेज विथ अनलिमिटेड डिजायर्स। मैंने आपको जब स्टार्टिंग की क्लास ली थी तो हमने क्या बोला था कि देश में सीमित संसाधन है और आपको जो भी डेवलपमेंट करना है, कंट्री की गवर्नमेंट जो भी चीजें करेगी वो उन्हीं सीमित संसाधनों के आधार पर करेगी। लिमिटेड रिसोर्स के बेस पर अनलिमिटेड डिजायर की बात करते हैं। तो ये तो अभी तक दो ऑप्शन में सबसे बेहतर ऑप्शन नजर आ रहा है। तीसरा बोल रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसकी भी चर्चा होती है, हाउ टू एलिमिनेट स्कैरसिटी। और लास्ट देखोगे तो हाउ फर्म्स मैक्सिमाइज प्रॉफिट, कि कंपनियां जो है लाभ को कैसे अधिकतम कर सकती हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र को सबसे सटीक रूप में किसके अध्ययन के रूप में वर्णित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कि आपके पास में लिमिटेड रिसोर्स है और उस लिमिटेड रिसोर्स का यूज करके अनलिमिटेड डिजायर्स जो हैं उसके लिए आप काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, बी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर बोल रहा है कि द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इज। जो संसाधनों के आवंटन की समस्या है, जो संसाधनों के आवंटन की समस्या से संबंधित इकोनॉमिक थ्योरी है, आर्थिक सिद्धांत है, उसकी शाखा कौन सी होती है। तो आप इसको, मैंने आपको बताया कि सबसे छोटी यूनिट जो है वो क्या है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स।
और माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही हम क्या करते हैं, डिमांड सप्लाई और छोटी छोटी चीजों की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो भी रिसोर्सेस हैं, किसको क्या एलोकेट होगा, क्या होगा, सारी चीजों की स्टडी कहाँ पर की जाएगी, इसी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो ये बोल रहा है किसका, फ्री इकोनॉमी की। ये बात कर रहा है किसका, मुक्त अर्थव्यवस्था की। अब क्या बोल रहा है, मुक्त अर्थव्यवस्था से संबंधित चीजें, तो यहां पर बोल रहा है कि अंडर अ फ्री इकोनॉमी प्राइजेस आर, कि मूल्य जो होंगे, कीमत जो होंगी, उन पर किस प्रकार से प्रभाव होगा या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहां बोल रहा है कि क्या वो विनियमित होंगी, क्या वो रेगुलेटेड फॉर्म पर होंगी। तो फ्री इकोनॉमी है, सरकार नियंत्रित नहीं कर सकती है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस ये होगा। प्रोडक्ट का प्राइस, जैसे ओपन इकोनॉमी की हम बात करें या मार्केट बेस्ड इकोनॉमी की अगर हम बात करें या कैपिटलिस्ट की बात करें, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर सकती। तो फिर कौन डिसाइड करेगा, मार्केट डिसाइड करेगा, मार्केट की डिमांड और सप्लाई डिसाइड करेगी। आपने पढ़ा हुआ है डिमांड एंड सप्लाई रूल। तो इस डिमांड एंड सप्लाई रूल में ही आप क्या बोलते हो, आप जानते हो कि अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा है तो प्राइस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और डिमांड इज लेस देन सप्लाई देन प्राइस विल बी डाउन। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि मूल्य कौन निर्धारित करेगा, वो निर्धारित करेंगे मांग और आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई। लेकिन कहां की डिमांड और सप्लाई, तो रेगुलेटेड तो नहीं हो सकता, ये चीज तो क्लियर हो गई। दूसरा क्या बोल रहा है, डिटरमाइंड थ्रू द फ्री इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति के मुक्त परस्पर क्रिया के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा क्या, वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। राइट, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन और भी देख लीजिए, पार्टली रेगुलेटेड, आंशिक रूप से विनियमित होगा, बिल्कुल भी नहीं, और नन ऑफ दिस नहीं हो सकता, क्योंकि ये बी ऑप्शन जो है वो राइट है इसका। क्लियर, तो 4 क्वेश्चन तो आपसे बन गए। पांचवें की हम बात करते हैं। पांचवें में क्या है, तो प्राइस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, प्राइस थ्योरी को, मूल्य सिद्धांत को आप किस नाम से जानते हो, तो मूल्य सिद्धांत को आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हो। राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो यहां पर क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड इकोनॉमी। मैंने आपको टाइप ऑफ इकोनॉमी बताया था, जहां पर मैंने क्या बोला था कि इकोनॉमी जो है वो मेनली 3 प्रकार की हो सकती है मेनली, इसके अलावा भी आपको टाइप पता है। राइट, तो मैंने आपको बताया था कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट में मैंने ये बोला था कि जहां पर जो रिसोर्स होंगे वो किसके पास में होंगे, वो प्राइवेट के पास में होंगे। राइट, यहां पर जो रिसोर्स होंगे वो किसके पास में होंगे, वो गवर्नमेंट के पास में होंगे, और यहां पर जो रिसोर्स होंगे वो किसके पास में होंगे, वो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों के पास में होंगे। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ये है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही देखने, गवर्नमेंट को हम पब्लिक भी बोल सकते हैं, तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों देखने को मिल सकते हैं। ये ऑप्शन में देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द मिक्स्ड इकोनॉमी। यहां पर क्या बोल रहे हैं कि मॉडरेट एंड द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, है ना, आधुनिक और पारंपरिक उद्योग। मिक्स्ड इकोनॉमी की सिर्फ यही फीचर्स जो है वो नहीं हो सकता। सेकंड बोल रहा है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यहां पर मैंने आपको बताया ही है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का कॉम्बिनेशन। और तीसरा बोल रहा है कि फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ये हो भी सकता है, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर ये है तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो। और तीसरा लास्ट यहां पर बोल रहा है कमर्शियल एंड सबसिस्टेंस फार्मिंग, वाणिज्यिक और निर्वाह किसान या निर्वाह खेती की जो स्थिति है उसकी बात यहां पर कर रहा है। तो अगर आप मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करोगे, आपको एक ही चीज याद रखना है, क्या क्या, कि प्राइवेट भी होगा और गवर्नमेंट भी होगी, पब्लिक भी होगी। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों की ये बात करता है। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर देखूं तो अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट डज द लॉ ऑफ डिमांड मीन, मांग के नियम का क्या अर्थ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इजी क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स का है वो यही है। और मैंने आपको ये बोला था कि एक ऐसी चीज जो मार्केट में है इसलिए ये सब्जेक्ट बना हुआ है, अगर ये ना हो, अगर ये देश में ना हो, अगर ये वर्ल्ड में ना हो, अगर ये कहीं पर भी ना हो, डिमांड ही ना हो, तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आती थी। अब ये डिमांड एंड सप्लाई रूल जो है उसमें आखिर बोलता क्या है, तो डिमांड एंड सप्लाई रूल में मैंने आपको 2 चीजें बताई। क्या 2 चीजें, पहला यहां पर मैंने आपको ये बोला था डिमांड एंड सप्लाई रूल में कि डिमांड जो है अगर सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी तो प्राइस बढ़ेगी, और डिमांड जो है अगर सप्लाई से कम हो जाएगी तो प्राइस डाउन हो जाएगी।
बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपको डिमांड एंड सप्लाई रूल जो है वो पता है। अब डिमांड एंड सप्लाई रूल अगर पता है तो उसके आधार पर आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। पहला यहाँ पर क्या बोल रहा है ऑप्शन में कि एज द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस द प्राइस राइजेस, जैसे ही मांग की मात्रा बढ़ती है वैसे ही उसकी कीमत में वृद्धि हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर मात्रा बढ़ने से, क्वांटिटी बढ़ने से प्राइस में वृद्धि हो जाए ये सही नहीं है, है ना। दूसरा बोल रहा है एज द प्राइसेस राइजेस द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, अगर कीमत में वृद्धि होती है तो मांग की वृद्धि अपने आप हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? अगर कीमत बढ़ रही है तो हमने तो ये देखा है थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी में कि अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगे, अगर गुड्स एंड सर्विस के प्राइस इंक्रीज होंगे तो गुड्स एंड सर्विस की डिमांड अपने आप डाउन हो जाएगी, राइट। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। थर्ड बोल रहा है एज द प्राइसेस राइजेस, अगर कीमत में वृद्धि होती है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड फॉल्स, अगर प्राइस बढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी के आधार पर तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड डाउन होती है और प्राइस के डाउन होने से डिमांड में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर चीजें जो हैं वो इस तरीके से दिख रही हैं, तो ये ऑप्शन अभी तक तो ठीक है। लास्ट बोल रहे हैं कि एज द सप्लाई राइजेस द डिमांड राइजेस, यदि आपूर्ति बढ़ती है तो मांग में वृद्धि हो जाएगी, ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। डिमांड थ्योरी या इलास्टिसिटी थ्योरी के हिसाब से आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते हो कि अगर आपूर्ति बढ़ेगी तो मांग बढ़ जाएगी। हालांकि अगर मैं आपके बोलूं कि डेवलप्ड इकोनॉमी में आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाकर और उस इकोनॉमी की डिमांड में इंक्रीमेंट कर सकते हैं, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं तो ये नियम के विपरीत तो होगा, लेकिन एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनकी थ्योरीज जो थी 1929 तक वो काफी पॉपुलर हुई थी और उस इकोनॉमिस्ट का नाम था जेबी से, राइट। तो सेब ने एक रूल दिया था जिसको से का मार्केट लॉ कहते हैं, राइट, बाजार का नियम बोला जाता है। और जेबी से ने एक चीज ये बताई थी कि अगर डेवलप्ड कंट्री है, अगर विकसित देश, तो विकसित देश में आप क्या कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाकर उस कंट्री की, उस इकोनॉमी की डिमांड में इंक्रीमेंट कर सकते हो, राइट। तो यहां पर चीजें जो हैं वो किस तरीके से दिख रही हैं, तो ये चीज, ये कॉन्सेप्ट कहां पर लागू होगा, ये डेवलप्ड कंट्री में। हालांकि जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन की कंडीशन बनी, जब 1929 में महामंदी की स्थिति अमेरिका में बनी, तो उस टाइम ड्यूरेशन में जेबी से की जो पॉपुलरिटी थी वो धीरे धीरे डाउन होने लगी। क्यों डाउन होने लगी? क्योंकि इनके बाद एक इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम था कीन्स, जेएम कीन्स। कीन्स ने इनको काफी क्रिटिसाइज किया था और उन्होंने ये बोला था कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिवर्सल काम करेगा ही नहीं। ये कुछ टाइम के लिए ठीक है, आप प्रोडक्शन को बढ़ाकर और डिमांड में इंक्रीमेंट कर दोगे अगर लोगों के पास में पैसा है, अगर लोगों की डिमांड है तो। लेकिन अगर इकोनॉमी फॉल डाउन हो रही है, अगर इकोनॉमी फॉल हो रही है तो वहां पर फिर समस्या होगी। तो इसलिए जेबीसे का ये नियम तो है लेकिन ये यूनिवर्सली काम नहीं करता। इसलिए डिमांड लॉ के आधार पर या लॉ ऑफ डिमांड के बेसिस पर अगर हम बात करें तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो डाउन हो जाएगी। अगर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होगी तो उनके प्राइस जो है वो अपने उनकी डिमांड या उनकी मांग जो है वो अपने आप कम हो जाएंगी। चीजों के महंगे होते ही चीजें कम खरीदी जाने लगेंगी। राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पर बोल रहा है पैरेलल इकोनॉमी इमर्जेस ड्यू टू, समानांतर अर्थव्यवस्था का उदय किसके कारण होता है। आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हो अगर आपको ये पता हो कि एक इकोनॉमी है जिसको पैरेलल इकोनॉमी कहते हैं। मैंने 3 अलग अलग प्रकार की इकोनॉमी आपको बताई थी, मेनली जिसमें मैंने कैपिटलिस्ट बताया, जिसमें मैंने सोशलिस्ट बताया, जिसमें मैंने मिक्स्ड बताया, राइट। और उसके बाद फिर मैंने 3 चीजें बताई जिसमें मैंने ओपन बताया, फिर उसके बाद क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में हमने चर्चा की, फिर उसके बाद एक इकोनॉमी पे मैंने बात की थी जिसको हमने पैरेलल इकोनॉमी बोला था और इसी को हम बोलते हैं ग्रे इकोनॉमी। अब यहां पर होता क्या है, यहां पर अगर मैं बात करूं आखिर ये है क्या, तो अगर आपने क्लास सही से अटेंड की है और आपने इन चीजों को समझा है तो वहां पर आप ये बोल सकते हो कि पैरेलल इकोनॉमी किसको बोलेंगे, जो ब्लैक मनी पर बेस्ड होगी, जो काले धन पर आधारित होगी, राइट। जो क्या होगा, जो ब्लैक मनी पर आधारित होगी
या काले धन पर आधारित होगी। तो यहाँ पर अगर ब्लैक मनी है, अगर मान लीजिए कि कंट्री की इकोनॉमी जो व्हाइट मनी पर बेस्ड है उसको हम कंट्री की इकोनॉमी बोल रहे हैं, और जो ब्लैक मनी पर बेस्ड है उसको हम कंट्री की इकोनॉमी के पैरेलल इकोनॉमी बोल रहे हैं। अब पैरेलल इकोनॉमी की डिपेंडेंसी कहाँ है? ब्लैक मनी पर। अब लोगों के पास अगर काला धन होगा, लोग अगर ज्यादा ब्लैक मनी कमाएंगे तो उसको फिर क्या करेंगे? उसको व्हाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ना। तो फिर मैंने आपको टैक्स में एक टॉपिक बताया था जिसको हमने क्या बोला था? कर की चोरी, राइट, जिसको मैंने क्या बोला था? टैक्स इवेजन। तो टैक्स इवेजन से क्या होगा? ऐसा इनकम या ऐसी इनकम जिस पे आपको टैक्स देना था और आपने टैक्स नहीं दिया है, तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उस पर टैक्स नहीं दिए, तो वो क्या हो गई? वो ब्लैक मनी हो गई। और जैसे ये ब्लैक मनी हुई तो हमने क्या बोला कि आपने टैक्स की चोरी की है, आपने कर वंचन किया है या आपने कर की चोरी की है। टैक्स इवेजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। टैक्स एस्टिमेशन जो है वो आंसर होगा नहीं। अवॉइडेंस जो है वो लीगल तरीके की बात करता है, यहाँ पर ब्लैक मनी है तो लीगल तरीके की बात होगी नहीं। कर से बचाओ ये पॉसिबल नहीं है। टैक्स हेवन जो है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो इन्वेस्टर है उनके लिए चीजें बात की जाती है, लीगल फॉर्म पे बात की जाती है। लेकिन ये वाली जो स्थिति है टैक्स इवेजन वाली, यहाँ पर लोग अपने इनकम में जहां पर उनको टैक्स देने की जरूरत है उस पर टैक्स नहीं देते, तो हम बोल देते हैं कि कर की चोरी हो रही है। तो पैरेलल इकोनॉमी का आंसर जो है वो डिपेंडेंसी होती है किसमें? ब्लैक मनी में। और यहाँ पर इन ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर जो है वो टैक्स इवेजन हो जाएगा, वो कर की चोरी हो जाएगा। आई होप कि आपको चीजें जो हैं वो समझ में आ रही होंगी। Which of the following sectors was the major contributor to the GDP during the British rule in India? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जो कंट्री की जीडीपी थी, जो सकल घरेलू उत्पाद था, उसमें से किस क्षेत्र में प्रमुख योगदान था यहां पर? तो आप देखो कि जब ब्रिटिश टाइम ड्यूरेशन था तो मैंने आपको उस टाइम ड्यूरेशन पे क्या बताया था कि ब्रिटिश टाइम ड्यूरेशन पर दो टाइप की इकोनॉमी चलती थी। बिफोर 1947 आपने क्या पढ़ा हुआ है? आपने पढ़ा है एक कॉलोनियल और एक आपने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। एक क्या पढ़ा आपने? कॉलोनियल, जिसको उपनिवेशिक कहते हैं, और दूसरा क्या पढ़ा? कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहां पर हुआ क्या? मैंने आपको यह समझाया है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को अगर कोई दूसरी कंट्री रेगुलेट करने लगे तो उस कंट्री में कॉलोनियल इकोनॉमी है। क्या रेगुलेशन था? प्रोडक्शन पर। किसानों को बोला जा रहा था कि आप नील का प्रोडक्शन करो, बोला जा रहा था कि आप कपास का प्रोडक्शन करो, कॉटन का प्रोडक्शन करो, और ऐसी चीजों का प्रोडक्शन करो जिसका कमर्शियल यूज किसके लिए हो? ब्रिटेन के लिए। तो इंडिया के प्रोडक्शन पर रेगुलेशन ब्रिटेन कर रहा था, इसलिए कॉलोनियल थी। और इन्हीं चीजों को क्या कर रहे थे? ब्रिटेन ले जा रहे थे, वहां की इंडस्ट्री में नई चीज बनाई जा रही थी और उस नई चीज को लाकर कहाँ बेचा जा रहा था? इंडिया में वापस। यही हो रहा था। तो यहां पर है क्या? नील को ले गए, यहां से मैन्युफैक्चर डेवलपमेंट हुआ, नील से बना कलर, कॉटन से बना क्लॉथ। तो यहां पर वही रंग वही कपड़े लाकर इंडिया में बेच दिए गए। और इंडिया में बेचने का अर्थ ये हुआ कि यहां पर चीजें किस प्रकार की कि जिस कंट्री का रॉ मटेरियल था, जिस देश का कच्चा माल था, उसी देश में विनिर्मित वस्तुओं का मार्केट के तौर पर यूज किया गया। तो यहां पर क्या बोल दिया कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो भारत की इकोनॉमी बिफोर 1947 कॉलोनियल भी थी और कॉम्प्लीमेंट्री। ये पूरी चीजें जो हैं वो कहां दिखाई दे रही थी? भारत में किस प्रकार की दिखाई दे रही थी? ये सब दिखाई दे रहा था एग्रीकल्चर का पार्ट, राइट। यहां पर पूरी तरीके से खेती पर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर वाज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? तो ब्रिटिश टाइम ड्यूरेशन पर जीडीपी में कौन सा सेक्टर जो था वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर रहा था? ऑप्शन देखिए, पहला ही बोल रहा है पर प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी में ही तो एग्रीकल्चर आता है, प्राइमरी में ही तो माइनिंग की बात होती है, प्राइमरी में ही तो फिशरीज की बात होती है। तो हम जो बात कर रहे थे उस टाइम ड्यूरेशन पर, हम किसकी बात कर रहे थे? हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप हुई नहीं थी। जो इंडियन इंडस्ट्री थी उनको ब्रिटिशर्स के द्वारा धीरे धीरे अलग अलग पॉलिसीज के जरिए खत्म किया गया। ब्रिटिश ने अपनी कंपनीज जो है वो स्टैब्लिश की, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर का ही देखने को। तो इसका राइट आंसर जो है वो यहां पर समझ में आता है कि प्राइमरी सेक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन विच ईयर वाज द इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस सर्वे
अंडरटेकन, भारत का पहला आधिकारिक जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष किया गया था? जनगणना की अगर हम बात करें, सेंसस की अगर हम बात करें, तो हम देखते हैं कि हर 10-10 साल में एक नियम बनाया गया कि 10-10 साल में देश की जो पॉपुलेशन है उसकी हम अलग अलग आधारों पर अलग अलग तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि सबसे पहले कब किया गया, भारत में पहली बार ऑफिशियल फॉर्म में जनगणना कब की गई? तो आपको एक ईयर याद रखना है और वो ईयर है 1881। दूसरी चीज मैं आपको थोड़ा सा करंट से रिलेट करके बता देता हूं इन चीजों को, कि अभी तक हम पॉपुलेशन के बेस पर चाइना के बाद में दूसरी बड़ी देश की कैटेगरी में थे। मतलब जनसंख्या के आधार पर हम विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था थे। लेकिन अभी क्योंकि कोविड की वजह से सेंसस 2021 जो आने वाला था वो हो गया है डिले। अभी सेंसस कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अब जब भी डेटा आएगा तो आपको डेटा क्या दिखाई देगा कि चाइना जो है वो सेकंड पोजीशन पर आ गया और इंडिया जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर लगभग, है ना, लगभग अगर हम बात करेंगे तो 140 करोड़ की आबादी वाला देश जो है वो भारत बन गया है। और ऑफिशियल फॉर्म में जब सेंसस आएगा तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। अभी अगर आप इंटरनेट और बाकी चीज़ों को देखते हो तो आपको एक डेटा मिलेगा कि भारत ने जनसंख्या के आधार पर, पॉपुलेशन के बेस पर चाइना को पीछे छोड़ दिया है। तो ये चीज़ें हमको कहाँ से पता चलती है? मेनली सेंसस से, राइट। तो अगर पहली बार की बात करें तो 1881 में सेंसस की बात होती थी। तो इसका राइट आंसर जो है वो 1881 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज इंडियन इकोनॉमी। तो मैंने आपको क्या बताया है कि जो टाइप ऑफ इकोनॉमी है उसमें 3 है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। उसके बाद मैंने क्या बोला? ओपन, क्लोज्ड एंड पैरेलल। उसके बाद मैंने क्या बोला? कॉलोनियल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये तो बिफोर 1947 की बात है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। मेनली कौन सी है? तो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है और उसके साथ में इंडिया में ओपन इकोनॉमी है और डिमोनेटाइजेशन की जरूरत है, इसलिए पैरेलल इकोनॉमी भी मान लेते हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे और अगर हम ये देखें कि इन तीनों में, मुख्यतः इन तीनों में किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो आप याद रखिएगा कि वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जहां पर प्राइवेट और पब्लिक मतलब कि गवर्नमेंट दोनों का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, दोनों के पास में रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोल रहा है कि विच इकोनॉमिक सिस्टम इज नोन एज केन्सियन इकोनॉमिक सिस्टम। कीन्स का, या जेएम कीन्स जिसकी मैं बात कर रहा था, जिन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया किसको, जिन्होंने जेबीसे को क्रिटिसाइज किया, किस लिए क्रिटिसाइज किया? उनके मार्केट लॉ के लिए, राइट। तो उन्हीं कीन्स की, किसको बोला जाता है? व्हाट विच इकोनॉमिक सिस्टम इज नोन एज केन्सियन इकोनॉमिक सिस्टम। किस आर्थिक प्रणाली को केनेसियन आर्थिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है? तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा, जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है जो करेंटली इंडिया में और दूसरी कई कंट्री जिसको अप्लाई की हुई हैं वहां पर आप देखोगे तो उसको ही क्या बोल दिया जाएगा? कीन्स इकोनॉमिक सिस्टम, या जेएम कीन्स ने जिस प्रकार की विचारधाराएं दी उन पर आधारित जो आर्थिक व्यवस्थाएं चल रही। तो इसका राइट आंसर जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूं तो यहां पर बोल रहा है कि विच इकोनॉमिस्ट रोट द प्रेसिडेंसी बैंक्स एंड द इंडियन इकोनॉमी। डायरेक्ट है, डायरेक्ट पूछ रहा है, ऐसे फैक्ट भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द प्रेसिडेंसी बैंक एंड द इंडियन इकोनॉमी, राइट। तो इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है अमीय कुमार बख्शी ने, राइट। तो ये आप याद रखिएगा। अब इसमें ये प्रेसिडेंसी बैंक क्या है? तो मैंने बैंकिंग पढ़ाते समय आपको ये बताया था कि 3 ब्रिटिश प्रेसिडेंसी एरिया पर, है ना। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा, और आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको ये भी पता होगा कि ब्रिटिश ने जहां पर अपनी प्रेसिडेंसी एरिया बनाई थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, इन्हीं तीनों जगहों पर उन्होंने क्या किया था? बैंक इस्टेब्लिश किए थे। अब उन्होंने बैंक इस्टेब्लिश किया तो इन प्रेसिडेंसी एरिया में बैंक इस्टेब्लिश हुए, इसलिए ये तीनों बैंक प्रेसिडेंसी बैंक कहलाए थे। उसी पर आधारित एक बुक लिखी गई, तो वहां पर ये पूछ रहा है कि ये किसने लिखी है? तो ये लिखा है अमीय कुमार बख्शी साहब ने। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं इसमें, तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम अंडर द टर्सरी सेक्टर। निम्नलिखित में से कौन है जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो टर्सरी सेक्टर का पार्ट होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। मुख्यतः देश की या विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो 3 आधारों पर आपने पढ़ा है। सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन,
आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो यहां पर 3 भागों में डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो यहां पर जब आप देखते हो तो चीजें क्या कि जब नेचुरल रिसोर्स का यूज करके डायरेक्टली क्या किया जाता है, जब नेचुरल रिसोर्स का यूज करके डायरेक्टली क्या किया जाए, नेचुरल रिसोर्स का यूज करके आप उससे कुछ वस्तुओं का निर्माण करो। जैसे मान लीजिए कि आपने लैंड और वाटर का यूज करके आपने एग्रीकल्चर किया, आपने खेती की, और उस खेती में आपने वीट का प्रोडक्शन कर लिया, आपने उस खेती में राइस का प्रोडक्शन कर लिया, आपने गेहूं और चावल उगा लिया। तो ये जो गेहूं और चावल है ना, ये हो जाएंगे प्राथमिक वस्तुएं, और इन वस्तुओं का उत्पादन या इन वस्तुओं का प्रोडक्शन जहां पर हुआ वो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। तो एग्रीकल्चर क्या है, प्राइमरी सेक्टर। अब इनका यूज जब एज अ रॉ मटेरियल करो आप, और रॉ मटेरियल यूज करने के बाद उससे इंडस्ट्री में ले जाकर कुछ विनिर्मित वस्तुओं का निर्माण कर दो, जिसको मैन्युफैक्चर्ड आइटम कहते हैं। तो ये मैन्युफैक्चर्ड आइटम हो जाएंगे सेकेंडरी गुड्स, और ये इंडस्ट्री जो है वो हो जाएगी सेकेंडरी सेक्टर, राइट। जैसे मान लीजिए कि आपने गेहूं का प्रोडक्शन किया, प्राइमरी गुड्स है, एग्रीकल्चर है, इसको आप ले गए यहाँ से, इसको पीस वीस के पैकेजिंग वगैरह करके आशीर्वाद आटा लेकर आ, तो ये जो पैकेजिंग के बाद में वस्तु निकलकर सामने आई, उसको आपने बोला मैन्युफैक्चर्ड आइटम, उसको आपने बोला विनिर्मित। लेकिन वो बनी कहाँ से है, वो विनिर्मित वस्तु का निर्माण हुआ है इंडस्ट्री से। समझ में आ रही है, वो विनिर्मित वस्तुओं का निर्माण हुआ इंडस्ट्री से। तो ये इंडस्ट्री से होने वाला जो निर्माण है वो क्या हो जाता है, वो द्वितीयक वस्तु हो जाती है, और इंडस्ट्री जो है वो क्या हो जाती है, द्वितीयक क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर हो जाता है। और जो सर्विसेज की बात है, जो सेवाओं की बात है ना, तो ये सेवाएं डायरेक्टली क्या कहलाती हैं, सेवाओं को डायरेक्टली हम क्या बोल देते हैं, तृतीयक वस्तु, और जहां जहां से सर्विस मिलती है उसको टर्सरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं। अब ऑप्शन में आइए, यहां बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम अंडर द टर्सरी सेक्टर, कि तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि इसमें से कौन सी है। तो मैं यहां पर आपको बता दूं, पहला ऑप्शन एग्रीकल्चर, ठीक है, डेयरी फार्मिंग और फॉरेस्ट्री। तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डेयरी ये सब प्राइमरी का पार्ट है, ये आंसर हो नहीं सकता। मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेकेंडरी का पार्ट है, ये भी नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन और बैंकिंग, हम मोबाइल में एक जगह पर बैठकर दूसरे से बात करते हैं, सर्विस। बैंक्स में जाते हैं तो वहां पर हमको सर्विस प्रोवाइड मिलती है, तो ये दोनों ही सर्विस का पार्ट है। तो ये तो राइट आंसर है, नन ऑफ द अबव जो है वो होगा नहीं, क्योंकि थर्ड वाला करेक्ट है। तो अगर आपको ये चीजें पता होंगी तो ये आंसर आराम से आप बता सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं देखूं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, फैक्चुअल पोर्शन है, पूछ रहा है कि वर्ल्ड होम इकोनॉमिक डे कब मनाया जाता है। आपको याद रखना है 21 मार्च, राइट। अभी कुछ दिन में हम वर्ल्ड होम इकोनॉमिक डे इस साल का वापस से मनाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अभी व्यापम के कई एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है, राइट। तो आप ये याद रखिएगा, होम इन द वर्ल्ड मेमायर बुक किसके द्वारा लिखी गई है। अगर आपने इस बुक का नाम नहीं सुना है तो आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये किसके द्वारा लिखी गई होगी। हम इसको रिलेट कर ही नहीं पाएंगे कि ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बुक है, राइट। और भारत के बहुत बड़े और सबसे बड़े इकोनॉमिक जो हैं, जिनका नाम अमर्त्य सेन है, उनके द्वारा ये बुक जो है वो लिखी गई। तो बुक का नाम आपको याद रखना, होम इन द वर्ल्ड भी अगर आप याद रखेंगे तो भी चलेगा, आंसर आपसे बन जाएगा। नीति आयोग के वर्तमान, अभी करंट में कुछ टाइम पहले नीति आयोग के जो सीईओ हैं उनको चेंज कर दिया गया और उनकी जगह एक नए सीईओ आ गए हैं, तो वो आपको याद रखना है। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया है, तो आप याद रखेंगे इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, राइट। इसने योजना आयोग को रिप्लेस किया, योजना आयोग को रिप्लेस किया किसने, नीति आयोग ने। और नीति आयोग में अगर क्वेश्चन भी पूछा करंट सीईओ कौन है, तो आपको याद रखना है BVR सुब्रमण्यम। तो करंट में, वर्तमान में नीति आयोग के जो सीईओ हैं उनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस टॉपिक से, इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर मैं चीज़ों के बारे में बात करूंगा तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर आपके सामने थे। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड MCQ की चर्चा करेंगे। थैंक यू।